ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का सेशन था कि ये इसलिए मेंस आंसर राइटिंग का सेशन है ये। तो हम इसमें ये देखने वाले कि हम अपने मेंस आंसर राइटिंग को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या करना है। तो ठीक है, दिस इज बाय मी पवन सोनी एंड इस माई मतलब मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था नीड ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा इसलिए हमने यहाँ पे रखा है मीट में। जो आप लोग भी थोड़ा अनम्यूट करके आप अपने इनपुट्स यहाँ पे देते रहिए। नीड ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, आपको क्या लगता है आंसर राइटिंग के क्या नीड है? तो आप बोलते जाइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम सभी के इनपुट्स लेंगे कि आपको क्या लगता है कि आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए। सीधे एग्जाम में लिख के जा सकते हैं हम लोग। बेटर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। सर आइडियाज को माइंड से पेपर में इनपुट करने के लिए। ठीक है, माइंड टू पेपर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और कुछ? सर एक्चुअली पॉइंट्स तो आते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पहले याद आते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बाद में याद आते हैं। तो उसकी वजह से काफी बार मतलब मुझे ऐसा रिमार्क काफी बार मिला है कि जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। पर इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में कि मतलब ऐसा लगता है कि जो पहले याद आया फट से लिखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। तो मतलब टॉप पॉइंट्स को हम प्रायोरिटाइज कैसे करें कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में? यस सर, वो दिमाग में कि जो प्रायोरिटी वाला हो वो याद ही पहले आए और बाकी फिर खुद से। तो करेक्ट करेक्ट, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। नेक्स्ट, उसके साथ और क्या? पर मतलब लगता है कि पता तो बहुत कुछ है पर उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना मतलब आंसर राइटिंग करने से ही होगा, वरना मतलब एग्जाम में थोड़ा दिक्कत होता है। पुटिंग ऑल इन्फो इन विद इन 250 वर्ड्स, राइट। हमें पता बहुत रहता है। पुटिंग इन्फो इनटू 250 वर्ड्स, राइट, या फिर जो 200 वर्ड्स जो भी है उसके अंदर, राइट। और क्या चीज? अभी तो एक और चीज तो आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉइंट्स तो पता होते हैं बट आप किस तरीके से उन्हें पेपर में फ्लो चार्ट के थ्रू या जो डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन की डिमांड है हर एक पार्ट को एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपर इंट्रो प्रॉपर कंक्लूजन मतलब बिफोर हैंड ही प्रिपेयर होते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स कैसे करके रखने का और शॉर्ट नोट्स बना के रखने का, जिससे उससे हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा हर एक टॉपिक पे अगर हमारे पास शॉर्ट नोट होगा 5-6 लाइन का तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक काइंड ऑफ हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं ताकि हम अपना बेस्ट लाइक कुछ भी हम उसमें अगर कोई क्लू नहीं है कुछ क्वेश्चन में हमें तो हम अपने शॉर्ट नोट्स के हेल्प पे अगर हमारे माइंड में एक्टिव रिकॉलेशन होगा तो हम और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा बेटर है कि हम कुछ उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके लिखें। ठीक है, वेरी काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो वंदना जी ने पहले भी मेंस लिखा हुआ है और उनको काफी एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, तो पॉइंट्स उनके काफी वैलिड हैं जो उन्होंने बताया। और किसी का कुछ पॉइंट? अभी हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर यहाँ पे मैनेजमेंट, तो एक तो हमने मैनेज कर लिया टाइम, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है मैनेज करने का? सर डेटा जो हमारे पास है। डेटा नहीं, डेटा भी होगा। वर्ड लिमिट मतलब उसको हम बोलेंगे स्पेस मैनेजमेंट, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट और स्पेस, टाइम एंड स्पेस होता है, राइट। अभी हमारा क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड पेजेस हैं, है ना, और हमारे पास काफी चीजें हैं, तो उस स्पेस को हमें कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे क्या रखना है, किस जगह पे हम मतलब सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी रहे कि फिट हो जाए। और कई बार हमारे पास क्वेश्चन मतलब वर्ड्स ज्यादा होते हैं, कई बार हमारे पास वर्ड्स कम होते हैं, हमारे पास कंटेंट कम होता है, तो हम कैसे कम कंटेंट को 2 पेजेस में फिल करें, कैसे ज्यादा कंटेंट को 2 पेजेस के अंदर लेके आए, है ना। कहाँ पे हम मैप बनाएं, कहाँ पे क्या बनाएं, कैसे हेडिंग बनाएं, तो वो सब स्पेस मैनेजमेंट में आता है। इवन क्वेश्चन भी 2-3 पार्ट्स में होता है ना। तो किस पार्ट को हमें कितना स्पेस देना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। जैसे अभी सिंगल क्वेश्चन एक सिंगल पार्ट में नहीं आता, हमेशा एक क्वेश्चन के 2-3 सब पार्ट होते हैं, तो उन सब पार्ट्स को कैसे ब्रेक करके विद इन अ टाइम, सपोज 2 पेज हैं आपके, 2 पार्ट्स हैं, तो आपको कैसे विद इन 1 पेज एक पार्ट खत्म करना है, दूसरे पेज में दूसरा करना है, तो वो सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट दोनों बहुत हो जाता है। स्पेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना तो आपके पास ऐसा लगेगा कि आपने एक ही पार्ट लिखा और आपका स्पेस खत्म हो गया, तो आपको जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप कर ही नहीं पाए क्योंकि आपके पास जगह नहीं है।
ठीक है, वहां पे काम आता है। तो बाकी आई थिंक सारे मेन पॉइंट्स हमारे इकट्ठा हो गए। तो यही यही सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, सारी चीजें पेपर पे लिखने के लिए, स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, और ऊपर से वैल्यूएडिशन वगैरह जो होता है वो सब चीजें। ठीक है, तो तो एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि व्हाई आंसर राइटिंग इज नीडेड। सो जैसे एग्जाम का जब रियल एक्सपीरियंस होता है तो मेंस का, तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेरा फर्स्ट मेंस था जब, तो मेरे को यही लगा कि मैंने एक दो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा सोच भर लिया, उसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए आते हुए। तो हमें बिल्कुल भी टाइम है, मतलब हम ब्लिंक भी नहीं कर सकते आईज, इतना कम टाइम होता है, हमें सब उसमें करना होता है। तो उसके लिए ना अगर हम आंसर राइटिंग पहले से करेंगे तो हमारे हाथ चलेंगे, हमारा पेन चलने के लिए ना हमारे दिमाग में वो पॉइंट्स का एक्टिव रिकॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं तो हमारे हाथ ही नहीं चलेंगे, हम पॉइंट्स ही रिमेम्बर करते रहेंगे। तो इसलिए अगर जितने जितने क्वेश्चंस आप लिख के जाओगे, आपके लिए एक एडिशनल एज आपको मिलेगा और लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको बोलता हूँ ऑटो पायलट मोड। क्या होता है कि जब हम सोच सोच के वहां पे लिखेंगे ना तो टाइम ही नहीं है आपके पास। ऐसा होता है कि जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्वेश्चन देख के अपने आप वो दिमाग में आपके सारे टॉपिक्स, मतलब सारे पॉइंट्स आने लगेंगे, आपके दिमाग में सारी डेटा वगैरह सब ट्रिगर करेगा, और आपको बस मतलब आप, एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, आप बस लिखते जाएंगे, आपके हाथ चलते जाएंगे, वहां पे आपको दिमाग चलेगा ही नहीं। क्योंकि दिमाग अगर चलाने लग गए ना, अगर आप सोचने लग गए तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वो ऑटो पायलट मोड जो होता है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आता है। आप अगर आप एक ही, सपोज आपने एक क्वेश्चन है टेम्पल आर्किटेक्चर का, है ना, कि नगरा और द्रविड़ा आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। अगर आपने यही इसी आंसर को आपने 2-3 बार पहले लिख दिया है, तो जब आप 4th टाइम लिखने जाएंगे ना तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 बार पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो आपको पता है कि आपको फटाक से टेबल बनाना है, इंट्रो दिखना है, टेबल बनाना है, 1-2 डायग्राम ऐड करना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज होता है ना ऑटो पायलट मोड, सबकॉन्शियस माइंड की राइटिंग, या फिर जैसे बस लिखते जा रहे हैं बिना सोचे, तो वो आता है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। तो आई थिंक इसका सफिशिएंट पॉइंट हमने जनरेट कर लिया, और यही सारी चीजें होती हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे ना तो इसको देख के हमें लगता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको लगता है ना सारा मेंस का परफॉर्मेंस जो आपका है वो आंसर राइटिंग के ऊपर ही बेस्ड है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेन आता है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग करना है, ये हमें पता चल गया कि बहुत जरूरी चीज है, करना है, बट कैसे करना है, कहाँ से चालू करना है। अभी कुछ लोग फ्रेशर हैं, कुछ लोग पुराने लोगों को तो पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। जो फ्रेशर होता है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि हमें कर रहे हैं तो कैसे करें, कहाँ करें। तो उसके अंदर डाउट्स जो कॉमन आते हैं, पहला ये था कि पीवाईक्यूज करें या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाएं तो कहाँ से लगाएं, है ना। तो इन दोनों में ये रहता है कि सबसे पहले आप पीवाईक्यूज पे जाइए, है ना। आप टेस्ट सीरीज बाद में करिए, पहले पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज करने का 2 बेनिफिट होता है। पहला तो आप पुराने क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है ना, और कैसा आ रहा है, मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कई बार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है ना। जब क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है तो आपके पास, मतलब आपने पहले से लिखा हुआ है, आपने पहले से उस पर काम किया हुआ है, तो फिर वो आपका ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है, फिर आपको वहां सोचना नहीं पड़ता, फटाफट उसको लिख के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके 2 बेनिफिट होते हैं, एक आपको फेमिलराइजेशन एज वेल एज आपको रिपीटेशन एज इट इज। तो आपको पहले पीवाईक्यू पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज पे डेली अगर आपको आंसर लगाने भी हैं तो आप पीवाईक्यूज लिखिए, या पीवाईक्यूज से सिमिलर क्वेश्चन लगाइए, मतलब बहुत डिफरेंट नहीं। जैसे एक में वैदिक लिटरेचर पूछा हुआ है तो अगले में गुप्ता लिटरेचर पूछ लिया, तो थीम तो वही है लिटरेचर की, तो खाली वो टाइम पीरियड बदल गया है, तो आपको उसी थीम में उसी के सिमिलर लगाइए या तो वही लगाइए। तो ये पहला उसका डाउट, मतलब उस डाउट का आंसर है। सेकेंड है विथ टाइम और विदाउट टाइम। तो अब क्या होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं हमको स्पीड बढ़ानी है, और हम तो इनिशियल में ही हम अपना 7 मिनट का टाइमर लगाएंगे और फटाफट करके जो भी आता है, जितना आता है हम लिख के रख देंगे ना। तो क्या होता है, जैसे कि आप सोचिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो उसको दौड़ना है, ठीक है, रनिंग करना है उसको, तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, उसके बाद वो किसी एक ऐसा वो ट्रॉलर आता है या फिर जैसे उसका वॉकर आता है, उसको पकड़ पकड़ के वो चलता है, करेक्ट। वो उसको पकड़ता है, फिर उसको पकड़ पकड़ के वो वॉक करता है, और उसके बाद में जब एक बार वो
उसके पैर मजबूत हो जाते हैं, जब उसकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, पैरों में जान आ जाती है, तो वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, फिर भागता है। करेक्ट। और वो तब होता है जब उसका धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। अभी छोटे बच्चे से सीधे बोल दो कि आप भाग जाओ, तो वो नहीं भाग पाएगा ना, और भागेगा तो बार बार गिर जाएगा, उससे नहीं होगा। तो आपको पहले स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, थोड़ा कंटेंट डेवलप करना है, तो उसके बाद में आपको भागना है। तो ये विद टाइम वाला फेज ना वो बाद में आएगा। इनिशियल का जो फेज है वो विदाउट टाइम है। आप टाइम का परेशान मत होइए, आप अगर एक आंसर में आधा घंटा भी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोकस अभी टाइम नहीं होना चाहिए, आपका फोकस अभी क्वालिटी, स्ट्रक्चर और उसकी क्वेश्चन की डिमांड को मीट करना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको कैसे रखना है, उसको दो जो टाइम स्पेस मैनेजमेंट है, वो जो ये सारे एस्पेक्ट ना, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरिंग, वैल्यू एडिशन, इनरिचमेंट, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पूरा दिन देता हूं, मैं आपको 24 घंटे देता हूं, मैं आपको सारी रिसोर्सेज देता हूं, मैं आपको गूगल देता हूं, मैं आपको इंटरनेट देता हूं, मैं आपको किताब देता हूं, मैं फिर बोलता हूं कि आप एक आंसर लिख के लाइए। तो क्या अगर आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएं तो क्या आप एक परफेक्ट आंसर लिख के ला पाएंगे? पहले आप वो चीजें इंश्योर कीजिए। अभी आप लिख के लाएंगे, मैं आपके आंसर में कई सारी मिस्टेक दिखा दूंगा। तो वो चीज हमको सीखना है कि अगर हमें टाइम मिल जाए, हमें अगर सारी रिसोर्सेज मिल जाए, तो क्या हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे? जब वो फेज आ जाएगा आपको, जब आप टाइम के साथ में और रिसोर्स के साथ में आप क्वेश्चन की डिमांड मीट कर पाएंगे, स्ट्रक्चर मीट कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन मीट कर पाएंगे, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तब धीरे धीरे हम अपना सपोर्ट सिस्टम हटाना चालू करेंगे। फिर हम आपका रिसोर्सेज मतलब ऐसे कर देंगे कि पहले आप पढ़ के आइए, फिर किताब बंद करिए, फिर लिखिए, एक ही बार में लिखिए। फिर हम आपका टाइम भी थोड़ा रिड्यूस करेंगे। पहले आप पूरे दिन लिखते थे, अभी आप 10 मिनट्स में लिखिए, 15 मिनट्स में लिखिए, फिर वो धीरे धीरे 10 मिनट्स हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे, बट वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आपको उससे ना मतलब उसमें ग्रोथ आएगी। नहीं तो आप ऐसे सडनली लिख के ले आएंगे, उसमें कुछ प्रॉपर क्वालिटी नहीं रहेगी ना, तो वो भी आपको डिस्करेज करेगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, विद और विदाउट। और ओपन बुक और एग्जाम टाइप सिनेरियो, तो ये भी उसी का आंसर यही है। अभी आप ओपन बुक लिखिए, अभी आपको एग्जाम टाइम और विद टाइम में जाना ही नहीं है। आप किताब ओपन करके लिखिए, आप गूगल से पहले कंटेंट इकट्ठा करिए। क्वेश्चन मैंने डाला है, आप जाइए गूगल में इकट्ठा करिए, एक रफ शीट ले लीजिए, जैसे A4 शीट ले लिया। सपोज मैंने आज क्वेश्चन दिया है आपको केन बेतवा रिवर वाटर लिंक का, तो आप पहले नेट पे जाइए, उसका हिंदू का आर्टिकल पढ़ लीजिए, वहां से पॉइंट लिख के आप किसी A4 शीट में लिख लीजिए रफली। फिर आप जाइए कोई रिवर लिंकिंग के पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नेट पे सर्च करिए, तो उसका भी कुछ इनपुट्स ले लेके पॉइंट्स लेके आप लिख लीजिए। फिर आपको देखने कोई डायग्राम है, कोई मैप डाल सकते हैं, वो भी आप सर्च कर लीजिए, है ना, गूगल इमेजेस पे जाके आप देख लीजिए। तो ऐसे करके आप अलग अलग चीजें, कोई सक्सेसफुल मॉडल है वो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, वो भी लिख लीजिए। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि मेरे आंसर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, मुझे रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। तो आपको वो रेसिपी, आपको इंग्रेडिएंट पता है, तो आप जाके उसको सर्च कर पाएंगे ग्रोसरी सुपरमार्केट में। ये एक तरह से सुपरमार्केट है इंटरनेट आपका या बुक्स आपकी। आपको अगर प्रॉपर इंग्रेडिएंट पता है तो आप वहां से लेके आएंगे और अपने आंसर में लिख लेंगे। कई लोग ऐसे मतलब ढूंढ के भी लाते हैं, फिर भी वो कोई केस स्टडीज लिख के नहीं लाते हैं, सक्सेसफुल एग्जाम्पल लिख के नहीं लाते, डेटा लिख के नहीं लाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि रोटी बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। उनको पता है कि खाली रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, उनको ये नहीं पता कि आटे के साथ में मतलब पानी भी डालना होता है, उसमें और भी चीजें डालनी होती हैं, है ना। और अगर पराठा या कुछ बनाना है तो उसमें घी भी डालना पड़ता है, तो वो सब चीजें हैं। तो वो मतलब आप इंग्रेडिएंट्स आपको पूरा पता होना चाहिए कि एक अच्छे आंसर में क्या क्या होता है, जिससे कि आप पहले उनको ढूंढ के लाइए, फिर एक आंसर में पुटअप करिए, बढ़िया आंसर लिखिए। जब मैं बोलूं कि आपका आंसर परफेक्ट है, मतलब आपके आंसर में मैं मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं, जब आप उस स्टेज में आ जाइए, फिर आप थोड़ा टाइमिंग का ध्यान दीजिए, फिर आप उसमें विदा रिसोर्सेज का ध्यान दीजिए, वो सब तब स्टेज आएगी, है ना। पहले आप ऐसे ही लिखिए। अभी हमारा मेन आता है व्हाट इज एन इनरिच्ड आंसर। ठीक है, अब एक अच्छे आंसर में क्या क्या होना चाहिए। अब हमने ये पहले देख लिया कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, अब कैसे करें वो भी देख लिया। अब मैंने बता दिया कि आप ग्रोसरी मार्केट में जा रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब आपको ये भी पता चल, अब ये मेन है कि आपने बुक ओपन बुक करके लिखना है, विदाउट टाइम लिखना है। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए एक अच्छे आंसर लिखने के लिए। अब हमारा अगला पॉइंट वो है। तो आपको क्या लगता है एक गुड आंसर कंसिस्ट ऑफ व्हाट। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि गुड आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट हो गया एक, ओके वेरी गुड। फिर मीटिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड होना चाहिए, राइट। और
स्ट्रक्चरिंग सही होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग ओके, और कुछ? प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, डायग्राम्स, और अगर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है फ्लो चार्ट या मैप, और प्रॉपर इंट्रो एंड कंक्लूजन होना चाहिए, ताकि बहुत लंबा इंट्रो या बहुत लंबा छोटा इंट्रो नहीं होना चाहिए। जैसे 8 मार्कर क्वेश्चन है तो 20 मिनिमम का आपका इंट्रो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बॉडी, और देन कंक्लूजन भी वेल पॉजिटिव इम्पैक्ट में होना चाहिए या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड के होना चाहिए। कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डिमांड, है ना? हाँ। मैप और ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आ जा रही है। और क्या चाहिए इसके लिए? लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज। लोग बोलते हैं लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली पड़ता है आपका। तो आप थोड़ा अच्छे अगर कीवर्ड्स यूज कर पा रहे हैं तो आप यूज करिए उसको। और कुछ? हैंड राइटिंग भी मैटर करती है कि बहुत ही हैफज़ार्ड ना हो। हैंड राइटिंग भी मैटर करती है, बट एक्चुअली हैंड राइटिंग का क्या सीन है ना कि आप जैसा आप मतलब बहुत सुंदर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खाली रीडेबल होना चाहिए। इसके हैंड राइटिंग के 2-3 एस्पेक्ट है कि वो रीडेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, और वो थोड़ा मतलब देखने में सही लगना चाहिए। बहुत कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए, और बहुत पास में बहुत लोग ना बहुत एकदम क्लमजी लिख देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। बाकी अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है तो चलेगा। हम बहुत से टॉपर्स की कॉपी देखते हैं ना, तो उनकी हैंड राइटिंग इतनी खराब लगती है, तो हमको लगता है कि इनका सिलेक्शन हुआ कैसे, तो हम खुद ही डाउट में आ जाते हैं कि इनका कैसे हुआ। तो हैंड खाली आप कोशिश करिए कि वो सामने वाला पढ़ पाए, है ना? तब जब पढ़ पाएगा तभी वो मार्क्स देगा। ठीक है, और कुछ? और क्या? और सर जैसे एक क्वेश्चन, जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके 2 पेजेस होते हैं, तो वो प्रॉपर्ली पूरा फिल हो, ये नहीं कि आप स्पेस छोड़ दो। प्रॉपर फिल दोनों पेजेस होने चाहिए, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वेरी गुड, करेक्ट। स्पेस मतलब मैनेजमेंट, स्पेस प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए उसका। ठीक है, और कोई? किसी के और कोई पॉइंट? ऋत्विका, नीरज, शुभम, शिवेंदु, विमोहित, कुछ पॉइंट? हाँ नीरज बोलो। ये कह रहे हैं कि इंट्रो, बॉडी और सब कंक्लूजन में थोड़ा फ्लो और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जो इंट्रो कह रहा है उससे बॉडी, हाँ, जो इंट्रो हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ रटा रटाया लेके आके और लिख दिया। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और सब कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए इंट्रो, बॉडी और हाँ, कनेक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब जो आप लिख रहे हैं ना एक फ्लो में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन एक ऐसे फ्लो में चलना चाहिए, लूसिड वे में। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग भाग रहे हैं। हाँ, जो आर्ग्यूमेंट्स हो उसके सपोर्ट में एक अच्छा डेटा या फिर फैक्ट वगैरह या कोई अच्छी केस स्टडी, सिर्फ इन जनरल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो उसका सब्सटेंशिएशन। तो आप मतलब आंसर को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। आपने पॉइंट सिंपली बोल नहीं दिया। मैंने ये नहीं बोल दिया कि इंडिया इज ए लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, या फिर ऐसा कोई सिंपल फैक्ट नहीं बोल दिया। आपने उसके पीछे डेटा दिखाया कि हमारी ग्रोथ रेट इतने % है, हमारी जीडीपी इतना ग्रो कर रही है। तो उसको जब आप उसको पीछे वो डेटा या कुछ देंगे ना, उसका प्रूफ देंगे, तो आपकी बात में वजन बढ़ जाएगा, मतलब आपकी वो बात हैवी हो जाएगी। इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। लाइक रिलेवेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल जी, मतलब जो भी स्टेटमेंट देंगे उसके रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम से, या फिर मतलब कुछ एग्जांपल जो कि उस सेंटेंस को प्रूव करता है। आप एग्जांपल ऐड कर दीजिए, आप डेटा ऐड कर दीजिए, तो एग्जांपल इज अ गुड पॉइंट। और केस स्टडी एग्जांपल, करेक्ट। और कुछ? ठीक है, करंट अफेयर्स के लिंकेज, कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड हो गया। क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जैसे डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, है ना, वो सब। और इवन क्वेश्चन के भी कीवर्ड होते हैं वो वाले, राइट। अभी चलिए, अब इन्हीं सारी चीजों को आपने मतलब मोस्टली सारा कुछ कवर कर लिया है। इसको मैं ऐसे 5D करके बोलता हूँ। तो 5D में हमने इसको मतलब ऐसे क्लब कर रखा है। जैसे 3D होता है, 4D होता है, तो वैसे 5D है। तो 5D में पहला क्या है? डिमांड, राइट। तो 5D में सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिमांड। तो डिमांड में वही चीज आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम लिख क्या रहे हैं, उसका डेरिवेटिव क्या है, उसको हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। एवरीथिंग इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में क्या आता है
कि आपके क्वेश्चन को काफी ऐसे सिंगल, जैसे कि अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं कि आप खाली पॉलिटी लिखते चले जाएं पूरा वही, आप उसमें अलग अलग एंगल ला सकते हैं, उसमें इन्वायरमेंट का एंगल ऐड कर सकते हैं, आप उसमें फिनेंस का एंगल ऐड कर सकते हैं, है ना, आप उसमें कुछ भी मतलब एथिक्स का एंगल ऐड कर सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पीपल शुड कम टुगेदर एंड वर्क विद द गवर्नमेंट। तो ऐसे करके मतलब सर्विस डिलीवरी का, और आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं कि ई गवर्नेंस होना चाहिए। तो आपको मल्टी डायमेंशनल बनाना है आपके आंसर को, है ना। तो उसका सेकंड पॉइंट होता है डायमेंशन, आपको बहुत अलग अलग क्रॉस लिंकिंग करना होता है, आप उसको डायमेंशनल बनाना होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। डायग्राम, थर्ड डी है डायग्राम, तो डायग्राम एंड डेटा एग्जांपल वगैरह जो होता है वो प्रेजेंटेशन पार्ट। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव कीवर्ड, जो एनालिसिस डिस्कस वो सब होता है वो वाले। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट राइटिंग, मतलब आप बहुत ही इलेबोरेटिव नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बहुत क्रिस्प लिखना है, और एकदम डायरेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इधर इधर उधर का नहीं लिखना है, बहुत क्रिस्प शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये आपके 5D हो गए। अभी अगला मेन आता है कि चले भैया हमको 5 पता चल गया कि ये चीजें होनी चाहिए, अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम इन चीजों को कैसे क्या क्या करके मतलब कैसे इसको इकट्ठा करें, या फिर कैसे चीजें मतलब इसको चीजों को इन 5D को कैसे सीखें या कलेक्ट करें कुछ भी। तो पहला है कि आपका डिमांड, तो डिमांड को कैसे मीट करेंगे हम, है ना, डिमांड को कैसे मीट करेंगे, तो सब हेडिंग्स एज पर द क्वेश्चन। सबसे पहले काम तो आप ये करिए कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा, आज का क्वेश्चन था कि केन बेतवा रिवर, है ना, तो केन बेतवा रिवर का क्वेश्चन था, उसमें एक था कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिर ऐसे क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसके साथ में वे फॉरवर्ड फॉर बैलेंसिंग द डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ऐसा करके था। तो अब इसमें आपको हेडिंग्स कैसे बनाना, आप क्वेश्चन से ही हेडिंग उठा लिया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा कीवर्ड है, इसको उठा के हेडिंग बना दिया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसको बना के दूसरी हेडिंग बना दिया, राइट। वे फॉरवर्ड था तो वे फॉरवर्ड का जो वो लिखा हुआ था उसी को उठा के हेडिंग बना दिया। तो आपको क्वेश्चन के कीवर्ड उठा के आपको हेडिंग बना देनी है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जब आप ये कीवर्ड उठा के हेडिंग्स बना देते हैं ना, तो आप पढ़ने वाले को लग जाता है कि आपने क्वेश्चन के सारे एंगल आपने कवर करे, और उसका जो मतलब उसका जो लैंग्वेज होता है, जो वर्ड होता है, वो भी आपको सेम ही यूज करना है। जैसे यहाँ पे अगर उसने वो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी वर्ड यूज किया है, तो आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं लिखेंगे, आप वही इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ही हेडिंग में लिखेंगे। अगर उसने डेवलपमेंट कुछ लिखा है, जो भी वर्ड उसने यूज किया क्वेश्चन में, उसी को आप उठा के एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज जब लिखेंगे ना, तो उसको देखने में लग जाएगा अच्छा क्वेश्चन का ये पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, ऐसे करके वो कनेक्ट कर पाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लिख दिया है, तो वो कनेक्ट करने में इश्यू आता है। तो आप जो सिंपल एज इट इज उसको उठा के हेडिंग बना देना है। तो ये पार्ट होता है आपकी डिमांड का। सेकंड होता है डिमांड का एस्पेक्ट होता है, इससे क्या होगा कि आप कुछ मिस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन के तीन पार्ट है ना, तो आप वो तीनों पार्ट कर पाएंगे। दूसरा होता है हमारा डायरेक्टिव, तो जो क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, को जो पूछा है उसके हिसाब से हमको अपने क्वेश्चन आंसर को मोल्ड करना है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्टिव कीवर्ड्स के, तो इसको तो हम आराम से डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, इसमें समय लगेगा। बट बेसिकली क्या होता है ना कि एग्जाम में हमारे पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं रहता है कि हम एक एक डायरेक्टिव कीवर्ड को बन के स्ट्रक्चर बनाएं। तो लोग क्या करते हैं ना, टॉपर्स लोग बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते। आपको खाली 2-3 कीवर्ड, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपको खाली 2-3 कीवर्ड का देखना होता है। अगर क्रिटिकली वर्ड लिखा हुआ है तो आपको क्रिटिकली, चाहे वो क्रिटिकली एनालाइज हो या क्रिटिकली इलेबोरेट हो या क्रिटिकल इवेल्युएशन हो, कुछ भी हो, क्रिटिकल वर्ड है तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखने हैं। ये चीज आपको इंश्योर करनी है। चाहे वो क्रिटिकली डिस्कस हो, एनालाइज हो, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है, और वो इक्वल वेटेज में हो। मतलब ऐसे एक पेज आपने पॉजिटिव लिखे तो एक पेज आप निगेटिव लिखिए, उसके बाद बैलेंस करिए उसको, अगर ये क्रिटिकली वर्ड है। अगर क्रिटिकल वर्ड नहीं होता है, जैसे सिंपल, डिस्कस, एक्सप्लेन, ये सब लिखा हुआ है, तो लोग वही करते हैं कि जो जिस एंगल में आप रखते हैं उसको 60% या 70% कर देते हैं, सेकंड एस्पेक्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, और वही सेम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला फॉर्मेट सब में फॉलो कर लेते हैं। उतना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाटर टाइट नहीं होता है। बाकी एक और होता है इनैम्यूरेट करके, इनैम्यूरेट,
है ना, इनएमरेट, तो वो सिंपली इसका मतलब होता है लिस्ट डाउन करना, लिस्ट डाउन। तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, आप खाली लिस्ट डाउन करते हैं। बाकी सब में डिस्कस, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इलस्ट्रेट, इन सब में ही आपको मतलब एनालिसिस करना है बेसिकली। आप बोथ साइड एनालाइज करेंगे, जिस साइड आपको लग रहा है उधर ज्यादा करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। क्रिटिकली है तो दोनों साइड को इक्वल करेंगे, क्रिटिसिज्म पे ज्यादा वेटेज रहेगा, तो वो चीजें हैं। तो आप ये समझिए कि आपको सब में ही पॉजिटिव साइड सब कुछ करना है, क्रिटिकली में ज्यादा करना है, और इनोमिनेट है तो खाली आपको लिस्ट डाउन करना है। ये 3 मेन वो होते हैं डिफरेंस, मतलब 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। बाकी तो एक एक का आप ये मतलब कीवर्ड दे दिया है, ये मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बीच में फिर मतलब ये ब्रॉड कैटेगरी के आपके डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद इसके अंदर बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं कि ये वो, और मुझे लगता है कि वो एग्जाम तक आते आते आपको याद भी नहीं रहेगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना और ट्राई करना उसको इंक्लूड करने का, एंड उसको हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन वाला जो आता है वो मेन रहता है, क्रिटिकली इवेल्युएट इन सब में। और एक और ये आता है जैसे कि टू व्हाट एक्सटेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ये दिखाना होता है कि किस लेवल तक है वो, हाउ फार। जैसे कि बोलता है कि टू व्हाट एक्सटेंट इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो आप उसको व्हाट एक्सटेंट दिखाएंगे, कितनी लिमिट तक, मतलब कितनी ज्यादा, कितना ज्यादा, वो आपको ये दिखाना होता है कितना ज्यादा, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उस इस चीज को बताना होता है उसमें। इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव लेके नहीं बैठेंगे, आप इसमें ये बताएंगे कितने लेवल तक का है। तो आप ये बताएंगे कि बहुत ज्यादा मतलब काफी फास्ट डेवलपिंग है, तो मैं इस चीज से, या फिर ऐसे इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, टू व्हाट एक्सटेंट इंडिया हैज केम आफ्टर इन द इकोनॉमिक सिनेरियो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस ने अपनी डेवलपमेंट नीड्स को कितना किया। तो आप बोल सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट नीड्स को या इकोनॉमिक नीड्स को काफी ज्यादा हद तक उसने कवर किया है, फिर आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कुछ कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, उनको चैलेंजेस लिख सकते हैं। तो व्हाट एक्सटेंट पूछे तो आपको ये किस लेवल तक आया है वो चीज एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलेगा। एक होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में तो अलग हो जाता है, कई बार ये जोड़ के देते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब निगेटिव, मतलब डिफरेंसेस दोनों का। जब कंपेयर वर्ड होता है तो आपको मतलब सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों देखना है, ये याद रखना। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दो चीजें होती हैं। अगर कई बार लोग बोलते हैं कंपेयर करिए, तो सीधे वो अलग अलग मतलब जो चेंजेस होते हैं ना, कि डिफरेंसेस जो होते हैं वो लिख देते हैं। कंपेयर का मतलब होता है आप दोनों चीज देखिए, अगर कुछ सिमिलर चीज है वो भी लिखिए कि ये इस चीज में सिमिलर है, ये दोनों ये चीज में सिमिलर है, उसके बाद में क्या डिफरेंस है वो भी लिखिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कंपेयर अगर आता है तो आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यहां भी लिखा हुआ है बिटवीन टू थिंग्स, आप में खाली वो नहीं करना है। अगर कॉन्ट्रास्ट वर्ड आता है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिसिमिलरिटीज, तो अगर कॉन्ट्रास्ट वर्ड आता है तो आप डिसिमिलरिटीज पे फोकस करिए, अगर कंपेयर वर्ड आता है तो दोनों पे इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डायमेंशंस। अब हम डायमेंशन कैसे जनरेट करें, तो ये होता है पेस्टल अप्रोच। तो पेस्टल अप्रोच तो पता होगा सबको, चलिए बताइए फटाफट। पी फॉर पॉलिटिकल, E for इकोनॉमिक, economic, S for सोशल, social, T for टेक्नोलॉजिकल, technological, E for environmental, environmental, L for legal, कोई law से related। legal. अब इस पेस्टल काफी मतलब कॉमन अप्रोच है, इसके अलावा कुछ इसमें मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ मिसिंग एंगल है इसमें। सर GS1 ऐसे सिलेबस के थ्रू कर सकते हैं कि जैसे GS1 के हाँ, कुछ ज्योग्राफिकल हो गया, फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड, हाँ, तो आप उसको सोचिए और मुझे बताइए इसमें क्या मिसिंग है। यहाँ पे आपने अच्छा बताया GS1, तो यहाँ पे 2 एंगल इसमें नहीं इंक्लूड करता है, वो है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एंगल और ज्योग्राफिकल एंगल, है ना। ये 2 चीजें और ऐड कर लीजिए इसमें, तो HG हो गया, है ना, HG हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल, फिर पेस्टल और ये सब आ गया। और एक और GS4 का अगर आप देखेंगे तो एथिकल एंगल, वेरी गुड। तो इसमें एथिकल एंगल और एक और होता है जैसे हमारा GS2 में होता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल एंगल, तो आई, तो इसको मतलब बेसिकली मैंने ऐसे लिखा था HG पेस्टल, उसके बाद में EI, तो HG हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल
और एथिकल और इंटरनेशनल ग्लोबल। तो आपके 2 + 6 + 2 मतलब आपके हो गए लगभग 10 डायमेंशन। तो अभी 10 डायमेंशन से आप अगर एक एक पॉइंट भी जनरेट करेंगे तो आपके 10 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका काफी मल्टी डायमेंशनल भी रहेगा कि आपने एथिक्स का एंगल भी कवर किया, इंटरनेशनल एंगल भी कवर किया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल भी किया, और सारे ये पेस्टल सोशल इकोनॉमिकल भी किया, है ना। तो ये चीज़ है। और फिर और ये दूसरा अप्रोच क्या होता है डायमेंशन जनरेट करने का, इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। तो स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन उस आंसर में स्टेक होल्डर है, तो उसको आप ऐसे लेके चल सकते हैं। जैसे स्टेक होल्डर में क्या होता है, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, फिर नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, सिविल सोसाइटी या फैमिली लेवल पे क्या हो सकता है, फिर मीडिया सेलिब्रिटीज क्या रोल प्ले कर सकते हैं, फिर इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकता है। तो अगर कोई आपको वे फॉरवर्ड देना है या कुछ आपको वो देना है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटीज़ क्या कर सकती हैं, नेशनल लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज आ सकती हैं, सिविल सोसाइटी कैसे अवेयरनेस जनरेट कर सकता है, मीडिया सेलिब्रिटीज़ कैसे एक रोल प्ले कर सकते हैं एज ए मॉडल, और इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे अपनी चीज़ों को एफर्ट को करके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। ये काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है, आपको अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है बाइनरी अप्रोच। तो इसमें मतलब 2 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। हाँ जी, हाँ शुभम बोलो। सर ये स्टेक होल्डर अप्रोच एक बार फिर से प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था स्टेक होल्डर जो अप्रोच होता है, तो जैसे ये कई बार आंसर राइटिंग में मतलब केस स्टडीज में काम आता है, कई बार वे फॉरवर्ड लिखने के काम आता है। तो उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि स्टेक होल्डर जो हैं, मेन स्टेक होल्डर हैं वो कौन से हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सिविल सोसाइटी। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल कम्युनिटीज, नेशनल मतलब गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, फैमिलीज, मीडिया, सेलिब्रिटीज, इंडिविजुअल, ये सब स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी चीज के। अब इनके लेवल पे क्या क्या चीजें किया जा सकता है। सपोज हमको ये बोलना है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या आपको ये बोलना है कि केन वाला जो क्वेश्चन था उस पे स्टेक होल्डर कैसे अप्लाई होगा, कौन सा क्वेश्चन, वो चीज केन बेतवा जो आपका जो क्वेश्चन था ना, जो केन बेतवा है ना। तो देखिए जैसे वो केन बेतवा वाला क्वेश्चन ये था कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और केन बेतवा, ये बेसिकली पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें उतना डायरेक्टली नहीं वो आएगा, इसमें आएगा तो खाली नेशनल लेवल पे आएगा, क्योंकि सारा चीज ना गवर्नमेंट को करना है। तो उसमें भी देखिए, अब उसमें ये था कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द रिवर, तो मेनली तो इसमें भी मतलब पॉलिटिकल चीजें रहेंगी, तो उसमें ये अप्रोच आपका काम नहीं आएगा उतना। बट अगर जैसे सोशल इश्यूज है, मान लीजिए आपको करना है कि वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आपको रिड्यूस करना है, तो उसमें एज कॉमन इश्यूज में जहाँ पे ज्यादा स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं वहां पे ये अप्रोच अच्छा है, काम करेगा। तो जो सोशल इश्यूज हो गए, वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो अब उसमें क्या करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज कैसे इस चीज को ग्लोबल लॉज बना के रोक सकती हैं, वहां पे अवेयरनेस सोशल मीडिया पे क्रिएट कर सकती हैं। नेशनल में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, लॉ बना सकती है, कुछ कर सकती है। सिविल सोसाइटी कैसे खराब चीजों को डिस्करेज कर सकती है, फैमिली में कैसे हम वुमेन को रिस्पेक्ट करना सिखा सकती है ना। फिर मीडिया सेलिब्रिटीज कैसे वो चीज को प्रमोट कर सकते हैं, वुमेन को रिस्पेक्ट करने का, है ना। उसके बाद में हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे वुमेन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में क्राइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा स्टेक होल्डर अप्रोच मतलब वहां पे काम आता है जहाँ पे ज्यादा स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, जो वो कुछ कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो उनमें आप ये ऐसे हेडिंग ले लेके आप इनके एक एक पॉइंट जनरेट कर दीजिए, तो आपका वे फॉरवर्ड अच्छा बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सोशल इश्यूज में काम आएगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज में काम आएगा, कंजर्वेशन में काम आएगा, क्लाइमेट चेंज में काम आएगा, है ना। आपको लगना है कि वाटर कंजर्व करना है तो आप सब हर लेवल पे स्टेप लिया जा सकता है। और अगर क्राइम रिड्यूस करना है, करप्शन रिड्यूस करना है, एथिकल बिहेवियर जनरेट करना है, तो सभी लेवल पे हम काम कर सकते हैं। ऐसे में आप स्टेक होल्डर अप्रोच करिए। नेक्स्ट है बाइनरी अप्रोच। तो बाइनरी अप्रोच क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब 2 चीज होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक। जैसे कि इफेक्ट हो गया, सोल्यूशन हो गया, तो सोल्यूशन हम किसी चीज का दे रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इफेक्ट किसी चीज का बता रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है,
सेम जैसे किसी चीज का मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर है या क्लाइमेट चेंज है, तो उसका कॉजेस, नेचुरल कॉजेस क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या है, तो ये दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से करके आप उसकी डायमेंशंस को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। और हर क्वेश्चन में एक जैसा मत रखे, थोड़ा चेंज करते रहिए क्वेश्चन में, तो उससे भी थोड़ा अच्छा लगता है। सभी में आप ये एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल नहीं लगाना है, एक में आपने लगा दिया, अगले क्वेश्चन में आप कुछ और लगा दीजिए, अगले में कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर कर दीजिए, तो उससे थोड़ा वैसा एक सिमिलर टाइप का नहीं रहेगा। नहीं तो पढ़ने वाले को तो लगेगा कि खाली वो सर का 2 चीज पढ़ के आए हैं और वही लिख दिया सबने, तो इसलिए थोड़ा वैरायटी रखिएगा। वैरायटी भी काफी अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने वाले को अच्छा लगता है कि अलग अलग तरह का आ रहा है टाइप। ठीक है, डायग्राम, डेटा, एग्जाम्पल, ये सब कहाँ से इकट्ठा करेंगे आप? तो बोल तो दिया कि हाँ करना चाहिए, लेकिन कौन से सुपरमार्केट में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा किताबों से मिलेगा। डेटा, डायग्राम, एग्जाम्पल, बहुत सारे मैप्स दिए होते हैं बुक्स में, एनसीईआरटी उठाएंगे ना, आपको बहुत सारे मैप्स मिलेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, सिंपल डायग्राम्स हैं जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उस एंगल से उसको देखा नहीं किताब को, तो हमें लगता है कि उसका यूज नहीं है। जब आप आंसर राइटिंग इनरिचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना किताब को, सपोज एनसीईआरटी को ही, तो आपको उसमें बहुत सारे डेटा, डायग्राम, एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अरे ये वाला तो मेरे इस आंसर में यूज हो जाएगा, अरे ये वाला तो मेरे इस आंसर में यूज हो जाएगा, और वो काफी अच्छा रहता है। आप डेली न्यूज़पेपर से कुछ उठा के लाते हैं, है ना, और उसको आपने एग्जाम्पल एज ए यूज कर लेते हैं, एज ए सिंपल सी चीज कोई, तो वो बहुत मतलब बहुत कहते हैं यूनिक बनाती है आपके आंसर को, क्योंकि आप वो चीज बाकी लोग नहीं लिखे होंगे। बाकी लोग तो जो रटा रटाया फैक्ट है किताब का वो लिखेंगे। अब जैसे आपको दिखाना है कि मतलब स्कूल एजुकेशन को इन्वायरमेंट फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट या फिर वैल्यू एजुकेशन कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे एक एग्जाम्पल था, वो नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसे किसी स्कूल में उन्होंने काफी बड़ा सा गार्डन लगा रखा था, वो गार्डन जो होता है वो मेंटेन्ड बाई स्टूडेंट्स इटसेल्फ, तो वो लोग उसमें काम करते थे और उन्होंने काफी बड़ा कुछ गार्डनिंग टाइप का किया था। तो ये काफी अच्छा एक एग्जाम्पल था कि कैसे बच्चों में हम इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस कर सकते हैं। और शायद वही नॉर्थ ईस्ट में ही कोई स्टेट था जहां पे वो छोटी सी लड़की को वो पेड़ के लिए रो रही थी, तो उसको उन्होंने एम्बेसडर बना दिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। तो उससे दिखाता है ना कि वो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूज़पेपर में, ये आपका यूनिक एग्जाम्पल रहेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। तो आप कुछ अच्छा सक्सेस मॉडल दिखता है तो आप उठा के लिख दीजिए उसमें। जैसे मैंने 2 दिन पहले डाला था कि वो ट्रेन ड्राइवर ने कुछ 8 वो लायंस को बचाया ट्रेन को टाइम पे रोक के, तो ये एग्जाम्पल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो लोगों को लगता है, मतलब बड़ी कोचिंग्स को लगता है कि ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, बट ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ही आपके आंसर को यूनिक बनाते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से इकट्ठा करिए, और वो जो आप इकट्ठा करेंगे ना वो आपका खुद का होगा, यूनिक होगा, तो आप इस पर थोड़ा करिए उस चीज़ को। फिर नोट्स, टॉपर की कॉपी, ये काफ़ी इजी वे होता है। आप कुछ टॉपर की कॉपी देखिए, उसमें से रेडीमेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, डायग्राम मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप उठा के अपना मतलब वहाँ तो कोई आपकी कॉपी लोग पढ़ेंगे ना, कोई ये नहीं पढ़ेगा आप कहाँ से लेके आए हैं, वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो आपने टॉपर की कॉपी से उठा लिया तो वो आपका हो गया, दैट्स ऑल। वहां कोई कॉपीराइट नहीं है, उसने बनाया है, आप जाके खुद भी बनाइए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि आपने वहां से उठाया कि नहीं, है ना, कोई आपका चैनल ब्लॉक नहीं होने वाला उससे। तो आप आराम से उठाइए, फ्री होके कंटेंट उठाइए, वहां से टॉपर की कॉपी से सारे डायग्राम, एग्जाम्पल उठा के अपना रख लीजिए अलग, और उसको अपने आंसर में यूज करने का प्रैक्टिस करिए। फिर ओन इनोवेशन करिए, खुद से कुछ सोच के बनाइए। फिर मैं डायग्राम, ये फ्लो चार्ट वगैरह, फिर डेटा एग्जाम्पल का खुद का एक ऐसा एक वैल्यूएडिशन का एक बुक बना लीजिए टॉपिक पे, उसमें लिखते रहिए। डायरेक्ट कीवर्ड हमने बात कर लिया, टू द पॉइंट, क्रिस्प और ये सब रखिए। तो ठीक है, ये सारी पॉइंट्स तो हमने कैसे आंसर को अच्छा बनाए उसके बारे में कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि एग्जाम्पल, इनैमोरेट द डिफरेंसेस बिटवीन नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप अब ठीक है, अब आप बताएंगे इसको कैसे हम इसको स्ट्रक्चर करें। इनैमोरेट द डिफरेंसेस बिटवीन नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन कोई बताएगा? इंट्रोडक्शन इसमें कैसे डाल सकते हैं हम? सर लाइक सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं कि कब कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ
और मेनली नागरा स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया के लिए है और द्रविड़न साउथ इंडियन को करता है रिप्रेजेंट। और कुछ एग्जांपल के साथ जैसे महादेव टेम्पल हो गया, सन टेम्पल हो नहीं गया, नहीं, ये सब नागरा। वो तो हमारे मेन कंटेंट हो गया ना, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। तो अगर आप जब मेन बॉडी लिखेंगे ना, उसमें आ जाएगा ये जो डिफरेंस आप बता रहे हैं ना कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, तो लोकेशन बेस्ड एक डिफरेंस हो गया। तो आप अगर मेन कंटेंट का पॉइंट अगर इंट्रोडक्शन में लाएंगे तो आपका मेन कंटेंट कम हो जाएगा। तो आप जो Okay. पीछे लिखने वाले हैं आप उसको इंट्रोडक्शन में मत लिखिए, इंट्रोडक्शन में कुछ अलग लिखिए। सर टेम्पल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे सर। हाँ, इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके दो बैकग्राउंड क्या होते हैं। ठीक है, ये दे दिया, चलिए इंट्रोडक्शन बना दिया बैकग्राउंड से। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे लिखेंगे आप इन दोनों के बीच में। सो इंट्रो नहीं, में like, हम सिमिलैरिटी के exactly साथ क्या भी लिखे start हैं? कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए और फिर दोनों में सिमिलैरिटीज लिख दीजिए और उसके बाद में फिर अपना इस पे आ सकते हैं। अब ये 10 मार्कर है तो इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं लिख सकते। तो अगर ये 15 मार्कर्स होता बैकग्राउंड मतलब एग्जैक्टली क्या सर? तो बताते हैं अभी। बैकग्राउंड मतलब जैसे कि जब टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था तो एक आया था पंचायतन स्टाइल, वो हमारा कॉमन था। उसके बाद में उसके अलग अलग ब्रांचेस बन गई थी जिसमें नगरा और ये सब आते हैं। तो वो चीज है, तो उसका ये मतलब इनिशियल में कैसे डेवलपमेंट था वो हम बता सकते हैं, पीछे का स्टोरी। कोई चीज है कि जिस क्वेश्चन के बारे में ना उसका पीछे का स्टोरी आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। ये कर सकते हैं क्या सर कि जो राम टेम्पल जो अयोध्या में बना है वो भी नागरा स्टाइल है, तो उससे कुछ हाँ, करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा ना कि एक्चुअली ये क्वेश्चन से सीधे लिंक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि खाली नगरा की आप स्पेशलिटी बताइए या नगरा के क्या की फीचर्स हैं, तो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं कि ये अयोध्या में टेम्पल था, इसकी वजह से नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर काफी न्यूज में है और उसकी वजह से उसके मेन पॉइंट्स ये हैं करके। ठीक है, अगर वो जो करंट अफेयर्स है ना वो आपकी डिमांड से एकदम बिल्कुल रिलेट होना चाहिए ऐसे। तो वो हो गया, उसको इंट्रो वैसे करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आएंगे अपने डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंस लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है आप ऐसे पैराग्राफ में एक एक लाइन में लिखिए कि इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, ऐसे करके। लेकिन उससे ना काफी बार बार वही लिखना पड़ता है, नगरा में तो ये चीज होता है, नगरा साउथ मतलब नगरा नॉर्थ में होता है लेकिन द्रविड़ा साउथ में होता है। तो बार बार बहुत वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो आप इससे इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप इसको टेबल फॉर्मेट में लिखिए, नगरा बना के और इधर द्रविड़ा और इसके पॉइंट्स। तो हमेशा 3 कॉलम बनाने चाहिए। तो जो आपका ये है मतलब जो दो आपके डिफरेंसेस हैं, और यहाँ पे आप पैरामीटर लिखे। पैरामीटर मतलब किस पैरामीटर पे हम इसको वो कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो लिखे और उसके बाद कंक्लूजन। तो जैसे कि बोथ द्रविड़ एंड नगरा स्टाइल्स आर इमर्ज्ड फ्रॉम ए अर्ली स्टाइल नोन एज अ पंचायतना। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है, ये बेस है मतलब, है ना। तो पंचायतना से ही इसके 2 फॉर्म बन गए, नगरा और द्रविड़ा, और ऐसे फिर डेवलप हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इन्होंने 2 कॉलम में बना रखा है इस इमेज में, बट यहाँ पे एक्चुअली हमको 3 कॉलम बनाना है। एक और यहाँ पे आप पैरामीटर लिखना है। यहाँ पे ये गलती बहुत लोग करते हैं, वो ये चीज नहीं लिखते हैं। तो हमेशा आप 3 कॉलम का बनाइए। तो अब देखिए पहला पॉइंट किसके बारे में, टेम्पल्स लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया आर क्लासिफाइड एज दिस वन। तो अब ये बेसिकली लोकेशन, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए लोकेशन। तो आप इसे लोकेशन पहले वाले कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें लिख दीजिए नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से। उसके अंदर क्या है, शिखराज और है सिंगल शिखरा। तो शिखर इज ए अनदर पैरामीटर वी आर कंपेयरिंग। तो ऐसे शिखरा इस वाले में आ जाएगा। तो जिस चीज पे हम कंपेयर कर रहे हैं पैरामीटर पे, वो पहले कॉलम में आएगा, उसके बाद ये बाकी 2। ठीक है, तो इसे 3 कॉलम बनेगा। सो एक डाउट है, जैसे यूपीपीसीएस में जैसे आप बता रहे हो, ये जो यूपीपीसीएस में सेंटेंसेस ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे हम टॉपिक ये सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, लाइक लोकेशन शिखर एंड ऑल लिख सकते हैं, बट वी नीड टू राइट इट इन लाइंस बिकॉज I have seen in Topper's copy even for UPPCS. UPSC में it suits well, but UPPCS में they demand कि you should give proper, line. देखिए हाँ, ऐसा कोई कहीं पे कोई रिटन रूल नहीं है। ये रूल्स तो आपने खुद बना लिए हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। अब अगर क्वेश्चन आपका 8 मार्कर है, आपका समय नहीं है, टाइम नहीं, तो आप क्यों लिखेंगे सेंटेंसेस? हाँ सब वो अलग।
हाँ 8 मार्कर का है तो आपको बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं वर्ड्स, टाइम कम है आपको बचाना है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना भी है तो आप जैसे यहाँ पे भी इसमें भी टेबल में भी सेंटेंसेस ही लिखे होंगे ना, तो आपको जरूरी नहीं कि आप वहां पे हेडिंग बना के लिखे। तो आप यहाँ पे ऐसे टेबल में भी लिखते इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन दिस वन, कीवर्ड खाली लिखकर मत छोड़िए, आप उसको लाइन में लिख सकते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना दीजिए टेबल के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि समय क्या है, कितना है और कैसे करना है। तो टेबल बनाना नथिंग रॉन्ग, अगर आप यूपी पीसेस में भी काम करेगा और ये 8 मार्कर टाइप का है। अगर आपका 12 मार्कर है तो आप उसको ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है? यस सर। राइट। और फिर इसके बाद में क्या ऐड करेंगे इसमें, ऐसे आप डायग्राम ऐड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप ऐसा डायग्राम यहाँ पे आप ना, जैसे कि इसी में ही ऐसे इसी में एक ऐसे नीचे बना के ना, और यहाँ पे आप एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए छोटा, यहाँ पे एक छोटा डायग्राम यहाँ बना दिया। तो ये इसमें मतलब इस तरह का सिमेट्रिक डायग्राम हमको बनाना है। तो आप खाली ऐसे एक ऐसा टेम्पल बना दीजिए ऐसा करके, और उसके बाद में इसमें 2-3 चीजें मेंशन कर दीजिए, स्पेशली जो डिफरेंस दिखाती हैं। जैसे गोपुरम, जैसे इनमें गोपुरम है यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे जरूर बनाइए। ये नंदी है, यहाँ मंडपा है, तो इसका मंडप थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे काफी लॉन्ग मंडप होता है, तो आप इसमें ये दिखा दीजिए। शिखर थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो दिखा दीजिए। सिमेट्रिक डायग्राम आपको सिंपल बनाना है। तो लोगों को लगता है कि काफी समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी बन जाता है। ये देखिए अनुदीप दुरा शेट्टी ने तो ऐसा काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया था कि ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये भी हाथ से बनाया गया है, तो आप इसका सिंपल फॉर्म बना सकते हैं सिमेट्रिक टाइप का, ऐसे वाला है ना। इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाया, तो फिर ऐसे वाला बना दीजिए, ऐसे मोटा मोटा ऐसे बनाइए, फिर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे मंडपा दिखा दीजिए, और यहाँ पे क्या गोपुरम दिखा दीजिए, आगे लिख दीजिए गोपुरम मंडप, और ये ठीक है, राइट। तो ये सारे, ये तो और भी आगे एग्जाम्पल हैं। सर इसके इंट्रोडक्शन में जैसे ये भी लिख सकते हैं कि गुप्तास के टाइम पे ये अपने जेनिथ पे था, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ in the Gupta era, and this marks the beginning of temple architecture in India. बट अगर वो खाली मतलब हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर पूछे या फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर पूछे, तब ये केवल यहाँ पे केवल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस में वो से कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्टली, है ना। Okay. तो अगर केवल टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है कि गिव ए अकाउंट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, तब आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कैसे वो जेनिथ था, ये डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या चेंजेस इन द टेम्पल आर्किटेक्चर अक्रॉस द टाइम, ऐसा करते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप मनमोहन सिंह का डेथ हो गया। Yes, sir. दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? Yes, sir. ये भी एक टॉपर की कॉपी है ना, इनका नाम है वसीम अहमद भट्ट। तो इन्होंने मतलब इनके आंसर्स काफ़ी अच्छे लगे थे मेरे को, तो मतलब मैंने इसलिए इनको दिखा, मतलब ये भी आर्ट एंड कल्चर की कॉपी है जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके मतलब आंसर में कि कैसे इन्होंने इसको, अब जैसे ये क्वेश्चन था ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल नगरा स्टाइल, मतलब ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विद सुटेबल एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन केवल नगरा के बारे में और इवोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो जो वहाँ पे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स अयोध्या टेम्पल का, ये नगरा का भी है, इवोल्यूशन भी पूछा है, आप वो कर सकते हैं। आप इसमें वो गुप्ता वाला भी डाल सकते हैं कि गुप्ता में, लेकिन इन्होंने डाला भी है इनफैक्ट, देखो इन्होंने स्टार्ट किया था वो गुप्ता में, ये जेनिथ पे था, इन्होंने भी वही डाला है जो अभी
बोला था। तो और फिर देखिए इन्होंने भी ऐसे सिमेट्रिक डायग्राम बनाए हैं कि पहले ऐसे हुआ करता था, फिर ऐसे बना, फिर अब ऐसे हो गया। तो अब इवोल्यूशन दिखा रहे हैं तो आपको 3 स्टेजेस में दिखाना है कि पहले सिंपल सिंपल होता था, फिर थोड़ा डेवलप हुआ और उसके बाद में थोड़ा ऐसा हो गया, राइट। तो इन्होंने फिर ऐसे लिखा है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ऐसा आप करेंगे ना तो आपको मतलब पढ़ने वाले को लगेगा कि आप डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर देखिए ऐसे छोटा 2-3 लाइन का कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे हेडिंग बनाई, फिर यहाँ पे एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाया और उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू एग्जाम्पल लिख दिए यहाँ पे। तो आपको बस ऐसे ही करना है, मतलब ऐसे फॉर्मेट को यूज़ करना है, हेडिंग, सब हेडिंग, लाइन्स और फिर एग्जाम्पल। और यहाँ पे काफ़ी आपके जो डायग्राम्स वगैरह सब ऐड करिए। और डिफरेंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये भी होता है कि आपको स्टेट पीसीएस में थोड़ा वो फैक्चुअल डेटा प्रेफर करते हैं, तो आप यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें जितना भी ऐड करेंगे ना वो आपको बेनिफिट करेगा। यूपीएससी में थोड़ा एनालिटिकल और वैसा देखते हैं, पीसीएस में आंसर्स में भी फैक्चुअल चीज़ें वो ढूंढते हैं। तो अब अगर आप कितना % हाइक हुआ, कितना डेटा है, क्या ग्राफ्स है, अगर आप वो डेटा और चीज़ें रिप्रोड्यूस करेंगे ना तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली पीसीएस में। वो एक प्री रिक्विजिट है, मतलब उसको आपको चाहिए वहाँ पे। तो फैक्चुअल सर ये कॉपी शेयर कर दीजिएगा, ये वाली और कॉपी जो आपने पीडीएफ दिखाई ग्रुप में, वो जो पीपीटी और ये कॉपी। यस सर। हाँ जी भेज देंगे। तो ये आईबीसी मतलब देखिए इन्होंने हैंड राइटिंग भी सुंदर है और मतलब लिखने का तरीका भी सुंदर है, कटिंग फिटिंग नहीं है ज़्यादा। और जैसे इन्होंने मतलब फॉर्मेट बनाया है तो आप उसको ऐसे ही देखिए, मतलब कुछ नहीं है तो पीपल का पत्ती बना दिया, देखिए है ना। अब हम लोगों को लगेगा ये पीपल का पत्ती कितना बेवकूफ़ी वाला काम है, कोई बनाएगा थोड़ा ना, लेकिन नंबर मिलता है। तो नंबर क्या मिलता है, तो आप पीपल का पत्ती का पेड़ भी बना के आ जाइए, उसमें क्या है, नंबर ही तो चाहिए। तो देखिए पीपल का 3 पत्ती बना दिया। तो ऐसा सुनने में तो काफी फनी लगता है। एक तो टॉपर थी ना, मेरी फ्रेंड थी और उसका मतलब 80 कुछ रैंक आया था। उसने वो मतलब जो एसडीजी गोल में सिंबल होता है 13 का, तो जैसे क्लाइमेट चेंज का जो सिंबल होता है वो उसने आंसर में वो छाप दिया था, मतलब सिंबल बना दिया था ऐसे। तो वो तो देखने में फनी लग रहा था कि आंसर में वो एसडीजी गोल्स का सिंबल क्यों बनाया है यहाँ पे। तो लोग करते हैं ऐसा स्टंट। सर ये भी तो अच्छा लग रहा है, तो एग्जामिनर खुश हो गया होगा देख के, जैसे हमें देख के खुशी हो रही है, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा ही देते हो। करेक्ट। वो एक्चुअली वो पढ़ के बोर हो जाता है कॉपीज, तो ऐसा कुछ फनी सा लगता है ना उसको, तो लगता है कि यार चलो ठीक है, बंदे ने कुछ तो बनाया है फुल पत्ती का यहाँ पे। तो और वो ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड है, यहाँ पे देखिए ये भी लिखा ना, इन्होंने लिखा कि पशुपति सील और पीपल ट्रीज, तो यहाँ पे पीपल ट्री बना दिया। तो अच्छा है, ऐसे करके मतलब ऐसे करके और फिर ऐसे बैठा देते योगी को, ऐसे दाढ़ी बना देते, फिर बोल देते वो योगी पोस्चर वाला। तो हाँ मतलब ऐसा फैसिलिटी भी काम करते हैं बहुत ज्यादा। एक्चुअली उस क्या होता है ना कि उनको लगता है कि एफर्ट तो किए, एफर्ट के नंबर मिलते हैं। उनको लगता है चलो कुछ तो ड्रॉ किया, कुछ तो एफर्ट किया, ऐसे मतलब छोड़ के चले आते तो क्या फायदा है। तो उससे एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, और देखते हैं इन्होंने क्या किया। देखो यहाँ पे से बनाया, क्या था क्वेश्चन कि ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पूछे थे 19th सेंचुरी के। तो देखिए क्या किया, ट्राइबल मूवमेंट्स या पीजेंट मूवमेंट्स या फिर कोई भी मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, आपको ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो ये बहुत इजी वे होता है कि आप मैप बना दीजिए और मेन चीजें दिखा दीजिए। अगर आपके मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो अब आप फ्रीडम फाइटर्स का अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैप बना दीजिए, दिखा दीजिए कि कहाँ से कौन बिलोंग करता था। कुछ फ्रीडम फाइटर होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ हैं तो यहाँ साउथ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेन 3-4 को दिखा दीजिए, नथिंग रॉन्ग। तो इन्होंने भी ट्राइबल रिवोल्ट का बना के कुछ मेन दिखा दिया और बाद में अपना आंसर कंटिन्यू कर लिया। तो और फिर देखिए जैसे फैक्चुअल की बात कर रहा था मैं, तो इन नेहरू रिपोर्ट ब्रैकेट में ईयर, तो हिस्ट्री में ईयर्स काफी काम आते हैं। हम बाकी बच्चे लिखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट लिख के आगे लिख देंगे, इन्होंने 1928 लिखा। तो ऐसे आपको जहां भी INC in 1805 जहां आप फैक्ट्स डाल सकते हैं। हिस्ट्री में मतलब ईयर्स लिख दीजिए, पॉलिटी में आर्टिकल्स लिख दीजिए, इकोनॉमी में डेटा लिख दीजिए, है ना। ये सब चीजें मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। खाली INC लिखने से नहीं होगा, INC नहीं, दिस ईयर, नेहरू रिपोर्ट का कौन सा ईयर है,
वो कोई इवेंट हुआ है, चंपारण हुआ है तो क्या हुआ है, उसके आगे 1917 ऐसा कुछ लिखना है पूरा। तो वो सब चीज़ें हमको वहाँ पे ऐड करना है। फंडामेंटल राइट्स ब्रैकेट में लिख दिया पार्ट 3, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग खाली फंडामेंटल राइट लग के आगे बढ़ जाते हैं, तो इसने क्या किया पार्ट 3 मतलब शो ऑफ करना है कि हमको आता है कि पार्ट 3। तो लोगों को लगता है हमको तो पता है, पढ़ने वाले को भी पता है पार्ट 3 में आता है, क्यों लिखें इसको। ऐसा नहीं है, उसको भी पता है, हम उसको तो सब कुछ पता है, लेकिन हमको जो आता है ना, जितना भी आता है सब लिख दो, शो ऑफ। तो कोई भी आर्टिकल अगर आपको याद आ रहा है तो हमेशा से ब्रैकेट लगा लगा के लिखते रहो। तो इससे फैक्चुअल से आपका वेटेज बढ़ता है, मतलब नंबर आपका बढ़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब लखनऊ पैक्ट और हर जगह इन्होंने हर जगह ईयर लगा रखा है, मतलब तो ये एक अच्छी चीज सीखने को है हम लोगों को कि हम अगर लखनऊ पैक्ट लिखते हैं तो खाली ऐसा मत लिखिए, ब्रैकेट में ईयर लगाइए। छोटा सा है और ये कॉमन ईयर से सबको पता होते हैं, सबको याद रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है जो आपको याद करना है, तो आपको रैंडमली सब याद होंगे इनमें से कि क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन 46 में आया था, सबको पता ही है। आप लोगों को तो ये भी पता है कि महीने की जुलाई की कौन सी तारीख में आया है। क्वेश्चन भी ऐसे पीसीएस में पूछता है ना कि एक ही साल में कौन सी इवेंट पहले हुई कौन से बाद में। तो ये सारे ईयर्स तो आपको काफ़ी याद है, आंसर में हमें लिखना है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, और फिर देखते हैं इसमें क्या किया इन्होंने, कोई अच्छी चीज़ जो हम फूल पत्ती कुछ और मिल जाए शायद। तो देखिए इन्होंने बाकी ऐड नहीं किया, फिर शायद टाइम भी था कम रहा होगा। ये देखिए मिल गया एक अच्छा मिनिएचर, ये ब्लैक एंड रेड वेयर का भी है। तो ये दिखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो कॉमन जग लग रहा है जो हमारे घर में होता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से भी कुछ भी बना दो, किसी में भी लगा सकते हो। तो बेसिकली इन्होंने ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में लिखा है, कैसा ये सुराही टाइप का होता था उसके बारे में, पॉटरी। तो ये भी फनी है, हमको लगेगा ये सिंपल से, तो मतलब एलकेजी के बच्चे बनाते हैं ऐसी ड्राइंग, तो बट उन्होंने बनाया और टॉप कर गए तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि टॉपर ने कुछ भी किया तो वो वैल्यूएबल रहता है। तो मतलब इस छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट है, आप बना दो। कुल मिला के ये दिखाते हैं ना, खुल के खेलो, मतलब फ्री होके, फ्री माइंड से। आप ये इंटेंशन मत रखो कि ये तो पता ही होगा, ये लिखने से शर्म आएगी, क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल सिंपल डायग्राम जो भी बना सकते हैं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये पीजन मूवमेंट का था, तो ये मैप, तो ये सब हम पहले से ही रेडी करके जाते हैं। खाली वहां देखा पीजन मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, हमको बस खाली चिपका देना है ना। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस जो भी आ रहा है पहले से रेडीमेड है, बस गए साइड में ग्राफ पहले ही बना देते हैं, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इनके टॉपर की कॉपी में देखा। अब आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो गया। तो फूल पत्ती भी देख लिया आप लोगों ने, जग देख लिया। ठीक है, कोई किसी को डाउट कुछ समझ आया कि कुछ लोग तो खाना भी खा लिए होंगे सेशन के दौरान? नहीं सर, अब जाएंगे। यस सर, अब जाएंगे खाने। हाँ गुड। सर लाइक डाउट ये था कि जैसे आप अपने ग्रुप पे जो डेली करंट अफेयर्स का जो स्निपेट शेयर करते हो सर, उसका हम लोग नोट्स बनाए या फिर क्या करें? चीजें जैसे है वैसे इंडायरेक्ट चीजें एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगी, या फिर डेटा भी से बना करेंगे सारी चीजें का करंट अफेयर्स का जो अपने ग्रुप में आप शेयर करते हैं सर, न्यूज़पेपर का कट आउट हो गया है फिर कुछ भी से उसको ना आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए कि एक ऐसे बुकलेट बना लीजिए करंट अफेयर्स की। तो उसमें आप ऐसे बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा कि ये वाला जाके एग्रीकल्चर में लिखा, वहाँ बार बार कौन ढूंढेगा। तो आप उसमें डेट लिखिए ऊपर, उसके साथ में जो जो मेन पॉइंट्स आपको उस दिन में मिलते जाते हैं ना, उसमें कलेक्ट करते जाइए। उसके आगे आप खाली ब्रैकेट में लिख सकते हैं GS1 GS2, ऐसे हैशटैग हम लिखते हैं ना, तो ऐसे आप हैशटैग बना के लिख सकते हैं कि ट्रेन ड्राइवर ने सेव किया, ऐसे एक लाइन लिख दीजिए, उसके आगे गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, ऐसे करके आप लिख दीजिए। मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं वो आप, जो मैं खुद भी अपनी पोस्ट में लिख देता हूँ नीचे, वही सेम चीज़ अपने कॉपी में लिख सकते हैं आप। या फिर आप अच्छा करिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके किसी एवर नोट या वन नोट कहीं पे रख लीजिए। करंट अफेयर्स का वन नोट एवर नोट में बना लीजिए, कहीं वर्ड में बना लीजिए, गूगल डॉक में बना लीजिए। तो वहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट करते रहिए उसमें डे वाइज। तो एक बार आप डे वाइज कलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपको कलेक्ट करना भी ईजी होगा
रिवाइज करना भी इजी होगा आपको। उसके बाद में जब उस कलेक्ट डे वाइज के आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट जो है उसको फिर 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो अपने आप वो आपको कनेक्ट करने में इजी रहेगा फिर। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट में आप उसको कलेक्ट करते रहिए एक जगह पे, क्योंकि ऐसे रैंडम तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, फिर आपने 100 और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, उनमें भी कुछ मिलेगा। हर आदमी के कम से कम 100 चैनल होंगे। सर मेरा तो 500 वाला लिमिट आ गया था सर कुछ दिन पहले, तब से हटाऊं। कुछ लोगों ने तो अपने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर देखिए ऐसा है, तो उसमें देखा तो मतलब नीचे तो सारे सबके ज्वाइन है, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट चीजें। कई बार वो बेनिफिट भी होता है, कभी जो पीडीएफ हमको कहीं नहीं मिली होती कोई डाल देता है उधर, तो अच्छा रहता है, तो वो ठीक है। ऐसे यूपी पेपर के भी जैसे एग्जांपल्स, यूपी 5 और 6 के भी एग्जांपल सर एक अलग से ही मतलब वो बना दीजिए, इसमें डिस्कशन में कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो सर एक ऐसी ही एग्जांपल्स और करंट अफेयर्स के जैसे हम यूज कर सके केस स्टडीज के फॉर्म में, और से यूपी स्पेसिफिक भी बना दीजिएगा अलग से अगर हो सके तो। नहीं तो ऐसे तो चैनल बनाएंगे ना तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर हमको 1 2 3 4 का अलग चैनल बनाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको हैशटैग लगा दूं यूपी, तो आप जब चैनल में ऐसे हैशटैग यूपी सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन। सर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में यूपी स्पेसिफिक बहुत अच्छे करंट अफेयर्स लाइक आते हैं, और केस स्टडीज में हम यूज कर सकते हैं आंसर्स में, तो उस पे सर अगर आप कवर कर पाए तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ मैं देख लेता हूँ, वो मैं हिंदी का न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ रहा हूँ, तो उससे मैंने कुछ 1-2 आर्टिकल डाले थे आज, उसमें से भी जो हिंदी में अच्छा मिलता है वो भी डालूंगा, और जो अच्छे स्टेट रिलेवेंट जो मिलता है तो उसको 5-6 करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये सही हैशटैग वाला सही था, क्योंकि कई ग्रुप में भी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। हाँ, और ये चीज आप अपने पर्सनल लेवल पे भी आप कर सकते हैं। आप ना मतलब जैसे मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं मुझे भी कई बार समय नहीं मिलता था, तो मैंने GS 1 2 3 4 5 6 के 5 चैनल बना रखे थे, तो 5 चैनल में मुझे लगता था जो भी कंटेंट जहाँ भी मिलता था मैं उन चैनल में फॉरवर्ड कर लेता था, तो अगर मुझे ये तो किया हुआ है। हाँ, तो बस उसी में आप कलेक्ट करते रहिए, तो सबके सारे आपके 5-6 ये तो क्या हुआ है सर, पर वो वापस ग्रुप खुला नहीं है, वो अलग बात है। हाँ वो होता है एक्चुअली, हम फॉरवर्ड करते आते हैं, बस वो दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता उसको, इसीलिए मैंने बोला कि आप उसको 1 लाइनर बना के कॉपी में ही लिखिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड कर देते हैं ना तो वो कभी वापस दोबारा देखने की नौबत नहीं आती, क्योंकि बाद में 1 महीने के अंदर ही वो इतना ज्यादा हो जाता है ना कि उसको पढ़ने के लिए 1 और महीना चाहिए रहे, तो इसलिए टेलीग्राम पे सर GS 1 2 3 4 अपना ऑप्शनल सबका सर इतने अच्छे से टॉपर्स का नोट्स में डाला हूँ सर सबका, लेकिन खुला नहीं सर कभी। वही देखो, आज मैंने यहाँ पे टॉपर का कॉपी खोल के पढ़ाया तो कितनी सारी चीजें समझ में आई, लेकिन हम लोग सबके पास ना 100 टॉपर की कॉपी होगी लेकिन कभी देखा नहीं, तो वो होता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप में करेंगे ये काम, तो खुद से देख के इतना समझ में भी नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बोरिंग भी लगता है ना अकेले देखना, ऐसे 4 लोग हैं साथ में देख रहे हैं तो लग रहा है कि सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है। सर और पेपर 5 और 6 के लिए कोई प्रॉपर इनिशिएटिव या कुछ आप बता दीजिए क्या है? तो 5-6 का हम वो अपने इनिशिएटिव जो हमारा वो MQuest है ना उसमें कवर करेंगे, और जैसे हमने थीम का बात किया था तो वो हम 5-6 की भी थीम कवर करेंगे। तो 5-6 के लिए कुछ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने प्लान किया था कि शायद मैं बनाऊं फ्यूचर में, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं जो ऑलरेडी बनाया मटेरियल है दूसरी कोचिंग का वो आपको दे दूंगा, तो आप उसको पढ़। सर मैंने देखा है मोस्टली कोचिंग्स में सर अच्छे से नहीं दिया हुआ है सर, मैंने सारा पढ़ लिया, मैंने ध्येय पढ़ लिया, मतलब सबसे बेटर मुझे ध्येय का ही लगा था, और मैंने दृष्टि का भी देखा, फिर मैंने टेलीग्राम में भी देखे, मतलब सब में बहुत ज्यादा अब कहीं भी एकदम अच्छा सा एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प चीजें नहीं मिल रही है। मैंने भी देखा, जैसे मैंने वो यूपी PCS तो जैसे क्वेश्चन है तो उसमें जैसे कोई है तो उसका एग्जाम, जैसे कोई पॉइंट आपने लिखा तो उसके साथ कोई एग्जाम्पल स्टेट कर दे या कोई डेटा या फैक्ट सब्सटैंशिएट कर दे, वो सब कहीं भी नहीं दिया हुआ है सर, मैंने सब देख लिया, इन सब में रिसर्च मान लिया, इतना अच्छे से नहीं दिया, तो वही हम चाह रहे थे कि 5 और 6 को हम एकदम अच्छे से ऐसा बनाए मटेरियल उसका कंटेंट की जितने भी हैं उन सबका हम क्रक्स लेके अपने इसका कंटेंट बनाए 5 और 6 का, मतलब ऐसे 1 लाइनर पे शॉर्ट जो हम आंसर में 1 लाइनर नहीं, लाइक हर सिलेबस के हर टॉपिक पे हमारे पास जो भी हम क्वेश्चन फॉर्म में करना है या टॉपिक फॉर्म में करना है, थीम फॉर्म में करें, और उसको जैसे
ऐसे लिखे कि हर एक पॉइंट को हम सब्सटैंशिएट करके प्रॉपर लिखे, क्योंकि जहाँ एग्जाम्पल्स फैक्ट्स होंगे मार्क्स वहीं फेच होंगे ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल देखिए, और 5 और 6 का अच्छा दिया नहीं हुआ है कहीं भी मटेरियल। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जो मेंस का मटेरियल होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसे जैसे एक पॉइंट हम एग्जाम में लिखते हैं ना, उस टाइप में होना चाहिए कि पहले पॉइंट लिखा हुआ है, उसके पीछे आंसर Yes, sir. एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और हाँ, वो हाँ, exactly. छोटे छोटे पॉइंट फॉर्मेट में होना चाहिए। वो ऐसे लोग बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं, तो उसको पढ़ना भी डिफिकल्ट है और उसको फिर रिप्रोड्यूस करना भी डिफिकल्ट है। तो सर इवन मैंने शुभ्रा रंजन IAS का ज्वाइन किया था, उसमें तो पेपर 5 और 6 के लिए पिछले अभी टाइम जो भी था प्री के पहले, तो सर उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं सबने क्या किया, दे के बुक से रीड कर रहे हैं क्लास में। मतलब मुझे लगा मेरे 4000 वेस्ट हो गए। सॉरी किसी का गेम की बोला रही, बट आई एम टेलिंग व्हाट people are fooling a lot नहीं तो for this paper 5 and 6 especially। तो I am like मुझे एकदम प्रॉपर एक हैंड आउट या मटेरियल ऐसा हो जिसमें सारे कोचिंग मटेरियल जो भी बेस्ट है सबका उसका क्रक्स हो, और प्रॉपरली पॉइंटर वाइज ही हो, एग्जाम्पल्स के साथ हो, और यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बहुत हो, केस स्टडीज बहुत हो उसपे, और कहीं भी नहीं है। तो सर हम लोग उस पर अगर वर्क करें तो वो ज्यादा सही ये वाला रहेगा। मटेरियल तो यूपी के नहीं मतलब GS 1 2 3 4 हर जगह मिसिंग है एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली 1 2 3 4 तो मिल रहा है हर जगह, बट 5 और 6 नहीं है। 5 और 6 नहीं है, 1 2 3 भी उतना शॉर्ट में नहीं है, लेकिन पहले अगर प्रायोरिटी करेंगे तो 5 6 प्रायोरिटी करेंगे बनाने हाँ की। एग्जैक्टली, तो सर प्लीज 5 और 6 पे ही फोकस करेंगे। हाँ ठीक है, मैं प्लान करता हूँ, जैसे मुझे थोड़ा समय मिलता है मैं 5 6 का ऐसा शॉर्ट मटेरियल बना के देता हूँ। ठीक है जी सर, मुझे लगता है सर आप ही कर सकते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से सर फिल्म के लिए आपने सर कंसाइज एक ही मटेरियल बनाया था। वैसे वो बिल्कुल जामवंत वाला काम कर रहे हो, जाओ हनुमान लाग समुंदर लांग लो, तुम ही कर पाओगे केवल। यस सर जो मेंस का सर, आपके पास सर वो अनुभव भी है सर, उतना हम लोगों के पास है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बोल बोल के मुझसे सारे हैंडआउट बनवा लिए फिल्म्स में। सर लेकिन सही बोल रहे हैं, आपके हैंड आउट बहुत ज्यादा इतने काम भी आए, मतलब रिकॉल करने में ड्यूरिंग द पेपर काफी हेल्प किया। मतलब ठीक है, इवन मेरे ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे, फिर भी मेरे को आपका हैंड आउट अबव ऑल लगा। थैंक यू फॉर दैट। ओके सही है सही है। ऐसे ही मतलब ये तारीफें इसलिए हो रही कि आप 5 6 बना दीजिए, मतलब वो तो जेन्युइन है। ठीक है देखिए करते हैं अभी मतलब प्लान करेंगे मैं उसका, और जब 5 6 आएगा ना तो कोशिश करेंगे आपके लिए शॉर्ट मटेरियल हम बना के दे दें, तो वो अच्छा रहेगा यूजेबल फॉर्मेट में। हाँ जी सर मीन्स का जो बैच स्टार्ट है MQuest, तो उसमें क्या मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जस्ट हाँ, तो उसमें हम लोग ना ऐसे सारे सिलेबस को 100+ थीम्स में वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जो भी PYQ बेस पे जो थीम आती है ना, जैसे कि लिटरेचर पूछ रहा है, गुप्ता एरा बहुत बार पूछ रहा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई बार पूछा है, तो वो उस थीम्स को हम एक अच्छे प्रॉपर नोट से कवर करेंगे। तो उस थीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। तो वो जो 2-3 पेज का मैं नोट्स दूंगा उस पर्टिकुलर थीम पे, उसमें आपका इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल रहेंगे, उसमें आपका केस स्टडीज रहेगा एग्जाम, और आपको मतलब डेटा क्या यूज कर सकते, जो हमने 5D यहाँ पे डिस्कस किया है ना, उस पर्टिकुलर थीम का सब कुछ उसमें रहेगा। तो डेटा रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे, डायग्राम्स रहेंगे उसमें। तो आप एक बार वो 3-4 पेज का मटेरियल आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि सारा इनरिचमेंट कंटेंट आपके पास आ जाएगा, फिर उन्हीं को आप यूज करके अपने आंसर में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो ऐसे करके हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे 100-120 थीम्स में जितना होगा, तो उससे काफी आपको आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सर कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? हाँ हाँ सर, ये थोड़ा सर, हाँ क्योंकि मेरे भी सर उतना ज्यादा बन नहीं रहे सर, अराउंड 81 बनना है नेट में, तो सर थोड़ा डाउट लग रहा है हाँ, कि होगा तो ये थोड़ा लगता है एक्चुअली, ये बॉर्डर वाले पे रहता है ना, तो ये बिल्कुल चैन नहीं देता है। या तो अगर एकदम नीचे हो ना तब भी शांति से सो गया, चलो नहीं हुआ। जी सर। सर मेरे भी 91 ऐसे तो रेट आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से, लेकिन फिर सर इतना मतलब इतने क्वेश्चंस पे चैलेंज किया जा रहा है 12-15 क्वेश्चन पे, तो मुझे डर लग रहा है कहीं वही सब क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आपने नीरज को लग रहा होगा कि मेरे को 85 में शांति है नहीं है और तुमको 91 में शांति नहीं है। अब देखो तो आपको तो मतलब वो फीमेल कोटा का भी रिजर्वेशन मिलेगा, 91 है, आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो सर पिछली बार तो कितना कम, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था मेल फीमेल में।
ये भी पता है, इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजी थी। तो मतलब एक मेरी फीमेल फ्रेंड है, तो उसने बताया कि मैंने वो मानवी है ना, बीपीएससी टॉपर, तो वो बोले थे कि मैंने ये एनालिसिस किया है कुछ सालों में कि जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो मेल फीमेल के कट ऑफ में काफी डिफरेंस आता है, क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ काफी नीचे आता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है ना, वो एंजाइटी में और प्रेशर में उनके गलत हो जाते हैं काफी आंसर्स। सर मेरे भी 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 तो बबलिंग करने में ही गलत हो गए और 2 बिल्कुल तो श्योर इस स्पॉट जो साल मुझे इस साल पता आप था। सोचिए कि 10 मार्क का कम से कम डिफरेंस आएगा, 5 से 10 मार्क का। तो ठीक है, आपका 91 मुझे तो काफी सेफ लग रहा है, कोई इशू नहीं है। खाली मुझे नीरज की चिंता है, तो आपका तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नीरज भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब पढ़ते रहिए, और आगे आरओ का भी होगा आपका एग्जाम, है ना, फिर में आएगा वो। हाँ, आरओ का देख लीजिए, पेपर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल था, काफी सारे लोगों का तो लक काम कर गया। हाँ सर मेरे बहुत सर माइनर गलत हो गया सर क्वेश्चन, हाँ, थोड़ा। कोई बात नहीं है। एक मेरे मतलब एक स्टूडेंट सब लोग कह रहे हैं 75 सेफ है, हम वो ऐसे ही बोल रहे हैं सब। 75 क्या? सेफ फॉर 75 नेट क्वेश्चंस। हाँ, 75 भी नेट क्वेश्चन सेफ है, मतलब मैं कह रहा हूँ 70 के ऊपर जितना भी है ना वो सेफ है नेट क्वेश्चन में। तो सर कुछ लोग बता रहे थे कि अब सीट्स भी कम है, अब 250 पे रिजल्ट निकाल रहे हैं। अरे यही लोग कुछ दिन पहले आपको 1000 देके ना वो बोल रहे थे, तो ये एडजस्ट करते रहते हैं अपने हिसाब से, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, कोई ऑफिशियल नहीं है इनका। जब भी कभी भी बोल देते हैं 1000, कभी भी बोलते हैं 250, फिर कुछ दिन में बोलेंगे 2000, है ना। तो सर मेरे तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मैं बहुत गुस्सा थी खुद से ही। फिर कल मैंने आंसर शीट वगैरह मिलाई, पहले तो मेरा मन भी नहीं था मिलाने का, फिर मैं मिलाई तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है जो भी है। नहीं, आपका मैं कह रहा हूँ ना 91 के ऊपर काफी सेफ है आपका, टेंशन मत लीजिए। ओके सर, आज फिर से ये सब शुरू हो गया, तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब में मत पड़िए, आपका मतलब काफी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। बस आप, मैंने बोल दिया 90 के ऊपर तो अच्छा है, सेफ है, ठीक है। आप इस पे रख के आप आगे पढ़ाई करिए, समय इसमें बर्बाद मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी ना, मतलब आप इसी में मतलब कश्मकश में रहेंगे, डाउट में, और फिर सडनली रिजल्ट आ जाएगा 20 दिन बाद और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको फिर पीछे देखोगे कि अरे यार 20 दिन बर्बाद हो गए मेरे, तो वो नहीं सर, यही तो नहीं करना है। फिर और गिल्ट फील होगा ना, तो वैसा टाइप। यस सर। हाँ सर कुछ हिंदी और ऐसे का भी सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, वो हम हिंदी ऐसे का जो हमारे शेड्यूल में प्लान आएगा ना, अगले मीट रखेंगे तो उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। शुभम, शेड्यूल नेक्स्ट मीट पे ही आप रिवील करेंगे जो भी है। नहीं, मैं शेड्यूल तो आजकल में डाल दूंगा, मैं उसको बना रहा हूँ, शेड्यूल जल्द शिफ्ट कर देंगे और नेक्स्ट वीक भी रखेंगे 2-3 दिन में जब भी होगा। ठीक। शुभम बताइए। सर लाइक यूपीएससी प्री तो सर आपके साथ कर रहे हैं सर, वो प्री क्वेस्ट में, लेकिन सर ये साथ में जो मेंस क्वेस्ट का है सर, ये मैं बीपीएससी और यूपीएससी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो सर साथ में अभी सर क्या है कि मेंस क्वेस्ट में आपका ये भी पीसीएस के लिए राइट, नहीं तो उसमें बीपीएससी का भी चीजें कवर होना चाहिए। हाँ, देखिए क्या है कि बीपीएससी में भी आपका जीएस 1 2 3 के सब्जेक्ट तो रहते ही है ना उसमें, तो वो आप कवर कर सकते हैं। खाली यूपी स्पेशल आपको नहीं करना है, आपको उसके जब बिहार और थोड़ा वो जो एसए में भी थोड़ा जो आपका मुहावरा का हो, लोकोक्ति वाला आता है, हाँ तो ये 2-3 चीजें थोड़ा डिफरेंट है, उनको छोड़ के आपका मेजर चंक आपका इन्हीं लोगों के साथ कवर हो सकता है, तो आप यूपी स्पेशल की जगह आप थोड़ा। ये चीज था सर कि मेन क्वेस्ट सर लाइक ये था कि बैलेंस हो पाएगा, लाइक यूपीएससी का प्री के साथ ये मेंस वाला हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, एक वो डाउट था। अगर आपका बीपीएससी में अच्छे से दो कवर तो हो सकता है, क्योंकि आपका सपोज आपने प्री क्वेस्ट में हमारा हिस्ट्री चल रहा है या वो चल रहा है, तो आप उन्हीं के साथ में आप मेंस का वो कवर कर लीजिए। अभी आपका अगर मन में यूपीएससी प्रीलिम्स है तो आपने हिस्ट्री खाली आप उसी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, आप मेंस पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे। तो अगर आपको लगे कि मैं मेंस का भी कर रहा हूँ, तो आपने उसके हिस्ट्री के मतलब मेंस के भी पीवाईक्यूज देख लिए, उसका आंसर भी 1-2 लिख लिया, तो आप एक ही सब्जेक्ट है, मतलब करंट अफेयर्स भी है तो उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जो प्री क्वेस्ट और मेंस क्वेस्ट में जो टॉपिक हो तो कहीं कि वो साथ में चलेंगे, साथ में चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो दोनों को लेके चल रहे हैं, तो उनका शेड्यूल भी सेम ही होगा। जैसे कि वहां पे अगर मैं हिस्ट्री करवा रहा हूँ तो यहाँ भी हिस्ट्री चलेगा, तो आप जो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज लगा रहे हैं यहाँ पे आके उसी का आंसर लिख लीजिए, किताब सेम ही है, तो आपको पढ़ना अलग से नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसलिए तो और किसी को कोई डाउट
विमोह जी बहुत दुखी हैं। हाँ, पीएम जी तो चले गए, रेस्ट इन पीस, वेरी सैड। बट उनके बारे में भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट था ना कि शायद वो 3rd या 4th, उनका भी टेन्योर काफी ज्यादा था। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? जाइए। हमें प्री क्वेस्ट तो 28 से स्टार्ट हो रहा है, मेन क्वेस्ट वाला कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? दोनों मतलब वो मेंस क्वेस्ट 1st से स्टार्ट हो रहा है। प्री क्वेस्ट मैंने 28 को जो मतलब प्लान किया था, उसका ऐप डेवलप हो रहा है। मैं मतलब उन्होंने बोला कि 1 के पहले कर देंगे वो ऐप डेवलपमेंट। तो अगर होगा तो प्री क्वेस्ट भी हम और मेन क्वेस्ट दोनों ही 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। प्री क्वेस्ट में 2-3 दिन का जो रहेगा वार्म अप टाइप का, उसको हम पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करवा देंगे उसमें। ओके सर, लाइक ऑनेस्टली लाइक ऐप का चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना वो ग्लिच वगैरह इसे आती हैं। अगर चीजें अगर हो तो गूगल मीट ही बेस्ट है सर, जस्ट से। नहीं, गूगल मीट इसलिए बेस्ट है, मतलब ऐसे लाइव के लिए तो अच्छा है, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन किसको चाहिए तो फिर वो कहाँ से मिलेगा? तो रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह तो वहाँ पे ही मिलेंगे ना उसमें, और पीडीएफ्स वगैरह भी वही उसी में मिलता है। तो रिकॉर्ड करके अगर रखना है तो यूट्यूब में भी रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकते, उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसमें ऐप वगैरह में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है कि आपको एक एक करके क्लासेस है उस टाइप का। तो ओके श्योर। हाँ, लाइव क्लास तो हम यहीं पे ले लेंगे, जो रहेगा। जो लोग मिस कर देते हैं ना, अभी देखो आधे लोग तो खाना खाने चले गए, तो वो लोग कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे? फिर उनका तो लॉस हो जाएगा। तो उनके लिए वो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा अवेलेबल, तो वो ऐप में डाल देंगे उसको। ठीक है, तो Yes. हाँ 28 से हम थोड़ा कुछ कुछ वार्म अप स्टार्ट कर देंगे फिल्म्स का। 1 तारीख से तो प्रॉपर दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और कुछ डाउट किसी को? यस ठीक है, ऋत्विका को भूख लग रही है काफी तेज, तो सर सर जाने दीजिए सर। चलो बाय बाय। सर मुझे एक चीज और सर इन्फॉर्म करनी थी। सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक्चुअली मैंने जो एम क्वेस्ट वाला ग्रुप है ना, वो 2 नामों से ज्वाइन कर रखा है। तो एक आरटी नाम से और एक प्रिया नाम से। तो मैं हटा दूं या एक से? हम लोगों ने दिया ज्यादा, लेकिन दिख रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली जो आरटी नाम से ना, उसमें बहुत ढेर सारे ग्रुप हो गए, तो मैं अब जो थोड़ा जिसमें मुझे रेगुलरली एक्टिव रहना है उनको मैं थोड़ा अलग करना चाह रही हूँ। तो हो सकता है मैं आरटी से मतलब लेफ्ट कर दूं, तो फिर प्रिया नाम से मैं रहूं। अरे आप दोनों से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब जो भी यूज करना उसमें आप एक्सेस कर लेना, ठीक है? कोई थैंक यू सर। हाँ, ऐसा होता है, लोग 2 अकाउंट बनाते हैं ना, एक से ऐसे जाके ऐसे बकर करते इधर उधर, और एक से पढ़ाई के टाइम पे दूसरे से यस सर, सेम सेम है। तो पढ़ाई वाला नाम कौन सा है, आरटी या प्रिया? प्रिया वाला है सर। अच्छा, प्रिया वाला पढ़ाई का है, आरटी वाला तो ऐसे गॉसिप के लिए। यस सर, उसमें बहुत सारे सब मटेरियल कलेक्ट करने के लिए सब ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, गुड गुड। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं, है ना? बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो गए तो पूछना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। क्लास कैसी थी आज की? सही थी? बहुत अच्छी थी सर, बहुत यस सर। बहुत वेरी गुड सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके।